हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आईटीटी आइकॉन में। देखिए, आज मैं आपके साथ एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप इस देख पा रहे होंगे, आपके साथ मैं भौतिकी शुरू करने जा रहा हूं। और ये भौतिकी में आपको क्या पढ़ाऊंगा, एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर बुक आता है भारती भवन करके। तो भारती भवन बुक आती है भौतिकी का, उसी का हम क्वेश्चन वन बाई वन करेंगे, यानी पूरे लाइन बाई लाइन 1 2 3 एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाले हैं। वस्तुनिष्ठ हो चाहे सब्जेक्टिव, सब क्वेश्चन को वन बाई वन डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन का कलेक्शन कर रखा है। अगर कोई विद्यार्थी ऑनेस्टी के साथ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेता है तो एग्जाम में उसको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। बात को ध्यान में रखेंगे, इसी बात को ध्यान में रखते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड थी, सर एक बार आप इस बुक को क्वेश्चन करा दीजिए वन बाई वन, ताकि हम एग्जाम में अच्छा कर पाए। और बार बार रिवीजन करने में क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता है। इन बात को ध्यान में रख पूरे क्वेश्चन ही क्यों नहीं करा दी जाए लाइन बाई लाइन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। हमसे पूछा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमें बतानी है। आंसर आप कमेंट करके बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है बहुत बार। का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फास्ट। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बात की जाए समतल दर्पण द्वारा, तो बना प्रतिबिंब होता है आभासी। आभासी का ही एक दूसरा नाम है काल्पनिक। काल्पनिक आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, दोनों बात एक, ये दोनों एक ही नाम है, आभासी और काल्पनिक। देखिए इस प्रकार ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। वास्तविक नहीं बनाता समतल दर्पण प्रतिबिंब, कभी भी वास्तविक नहीं बनाता, सिर्फ बनाता है काल्पनिक। दोनों नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं है तो बात ही नहीं बनती जब ऑप्शन हमारा काल्पनिक सही होगा। देखिए, दर्पण हो कोई भी, समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, जब प्रतिबिंब आभासी हो गया तो हमेशा सीधा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है उल्टा, तो सीधा बनता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, दूसरी, जो प्रतिबिंब का आकार होता है यानी प्रतिबिंब का साइज होता है, वो वस्तु के साइज के बराबर होता है। मतलब क्या, जैसे समतल दर्पण के सामने हम जितनी बड़ी, जैसे 5 मीटर की वस्तु रखेंगे तब प्रतिबिंब भी ठीक 5 मीटर, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आकार आकृति बराबर बनता है। यहाँ से हम लिख देते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो वस्तु के बराबर। यानी वस्तु और प्रतिबिंब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जितनी मोटी चौड़ी वस्तु है उतना ही मोटी चौड़ी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने। बात को भी ध्यान में रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बन चुके, पूछा भी गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है, परावर्तन कोण। परावर्तन का कोण होता है, कि हमसे परावर्तन के कोण के बारे में पूछा, थोड़ा इसको डिटेल हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये लिखा हुआ है, ये वाली किरण आपतित किरण, और ये लौट के जा रही है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पे आपतित। ठीक है, और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। ठीक है, और ये हमारा परावर्तक सतह जो नीचे वाला है, ये वाला ये परावर्तक सतह। अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन, और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित। लेकिन यहाँ हमें क्या याद रखना, यहाँ देखिएगा परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण किसके बीच बना, अभिलंब और परावर्तित, अभिलंब और परावर्तित। ये जो हमारा परावर्तन कोण है किसके बीच बना है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना है। यानी परावर्तन कोण जो बनता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को ही परावर्तन कोण। ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ऑप्शन में देखिए कौन मैच कर रहा है। पहला क्या बोला है, आपतित किरण। देखिए आपतित किरण और की बात ही नहीं है, आपतित किरण कोई मतलब नहीं होता। आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच खींचे गए अभिलंब,
नहीं, आपतित किरण और दर्पण पर खींचे गए सतह अभिलंब के बीच तो आपतन कोण हो गया। हाँ देखिए, परावर्तन कोण किरण सॉरी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर के बीच बना कोण भी नहीं, दर्पण की सतह के बीच बना कोण नहीं होता। परावर्तित किरण और दर्पण के सतह की सतह पर खींचा गया अभिलंब के बीच, ऑप्शन हमारे यहीं से क्यों सही है, क्योंकि पढ़िए क्या बोल रहा है, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचा गया अभिलंब, यानी ये वाला, ये क्या है, परावर्तित किरण और ये दर्पण के सतह पे क्या है, अभिलंब है, खींचा गया अभिलंब के बीच ये कौन है, परावर्तन कोण। इस प्रकार ऑप्शन हमारा कौन सही, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है, परावर्तित किरण एवं दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का। आगे बढ़ते बोल रहा है परावर्तन के कितने नियम है, देखिए परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के नियम है दो नियम, प्रकार ऑप्शन हमारा दो सही हो। दो नियम कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R ये आपस में बराबर होते हैं। क्या कहता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब, लंब बोलिए या इसी का दूसरा नाम है अभिलंब। फिर उसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तित, ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों के तीनों एक ही सतह पर, एक ही सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहला जो नियम हुआ वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, दूसरा जो है जो है यहाँ आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब और परावर्तित, ये तीनों के तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु। पीछे वाला फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये क्या है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, यहाँ पर अभिलंब अभिलंब और ये परावर्तित किरण। हाँ देखिए, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब बिंदु पर है, इसी को तो बोलता है दूसरा नियम परावर्तन के, क्या है, एक ही बिंदु पर। ठीक है, आगे चलिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में इस दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यानी नीचे हमें 3 दर्पण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस दर्पण के द्वारा हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो अभी मैं आपको बताया था कि जो हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, समतल दर्पण से सिर्फ प्रतिबिंब मिलेगा कैसा, आभासी। अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, अवतल दर्पण से बात की जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों मिलते हैं। बात की जाए उत्तल दर्पण से तो आभासी प्रतिबिंब, क्या मिलता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो ऑप्शन हमारा क्या चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, किससे मिल सकता है, तो किस दर्पण का, समतल का प्रयोग करेंगे तो आभासी मिलेगा, तो हो नहीं सकता, उत्तल का भी प्रयोग करेंगे तो आभासी मिलेगा, हो नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारा जो बचा वो कौन सा बचा, अवतल दर्पण। यानी अगर हमें वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए ना तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। और थोड़ा इसमें से क्या जानना है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण बना, लेकिन ये बराबर साइज के साइज का वस्तु होगा ना, उसी साइज का समतल दर्पण प्रतिबिंब बना देगा आभासी। लेकिन ये जो उत्तल दर्पण है यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु जितने साइज का रखिएगा उससे ये छोटा प्रतिबिंब, वस्तु छोटा प्रतिबिंब। बस समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में इतना ही अंतर है, दोनों प्रतिबिंब बेशक आभासी बनाते हैं, लेकिन जब समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो बराबर साइज के बनाता है जितने साइज के वस्तु है, लेकिन जब उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु से छोटा बनाता है।
वस्तु के ना ही बराबर बनाएगा ना ही बड़ा बनाएगा। और इसमें अवतल दर्पण में आइए, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आभासी बनाएगा ना तो हमेशा वस्तु से, ध्यान से रिपीट क्या बोल रहा हूं, समतल दर्पण आभासी बनाएगा तो बराबर बनाएगा, ठीक, समतल दर्पण बराबर बनाएगा, उत्तल दर्पण आभासी बनाएगा वस्तु से छोटा बनाएगा, अवतल दर्पण आभासी बनाएगा वस्तु से बड़ा बनाएगा। और जब अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना क्या क्या हो सकता है, पहला वो वस्तु से छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। बहुत इंफॉर्मेशन वाली बात, ध्यान से समझ। यानी अवतल दर्पण जब प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक तो वस्तु से छोटा, बराबर या बड़ा बना सकता है, लेकिन जब आभासी बनाएगा तो हमेशा बड़ा बनाएगा, हमेशा बड़ा बनाएगा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण। लेकिन वही समतल दर्पण की मैं बात करूं तो बड़ा बनाएगा, अगर वही मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो वस्तु से छोटा बना देगा। हमें आंसर में पूछा गया था वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण हो जाए। ऑप्शन हमारा बी मैं पहले ही बता दिया था। आगे बढ़ो, आगे 5 नंबर, 5 नंबर का है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया। यानी वस्तु को यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब चाहिए। क्वेश्चन को देख लो, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, सिर्फ आभासी से मतलब है, बड़ा छोटा से हमें मतलब नहीं, आभासी लेंगे। समतल दर्पण, यहाँ पर दिखा है समतल, तो समतल दर्पण क्या बनाता है, समतल दर्पण आभासी, आभासी लिख, अवतल दर्पण भी आभासी बना, अवतल दर्पण तो आभासी और वास्तविक को बनाता तो आभासी। उत्तल दर्पण क्या बनाता है, तो उत्तल दर्पण आभासी बना। लेकिन ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो बोला है कि केवल समतल दर्पण नहीं, केवल समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण केवल अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है नहीं, केवल उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार हमारा जो तीनों आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। और पूछा भी है किस दर्पण के, सिंगल एक के द्वारा आभासी प्रतिबिंब नहीं मिल सकता है, तीनों के द्वारा मिल सकता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा हमारा लास्ट होगा उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा, उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा। यानी हमें आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो चाहे हम समतल ले ले, चाहे उत्तल ले ले, चाहे अवतल ले ले, हमें आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। अब बड़ा, छोटा या बराबर चाहिए तो उसके लिए मैं बताया पीछे वही बताया कि किससे बड़ा आभासी मिलेगा, किससे छोटा आभासी मिलेगा, बराबर आभासी मिलेगा। चलो आगे देखो 6 नंबर, 6 नंबर कह रहा है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त, तो यहाँ आ गया वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, कमेंट करो आंसर। समतल दर्पण तो आभासी बनाता है लेकिन वो बराबर बनाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण आभासी भी बनाता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, लेकिन जब आभासी बनाता है अवतल दर्पण वो वस्तु से बड़ा बना देता है, ठीक है। दूसरा, तीसरा देखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है लेकिन ये क्या बनाता है, वस्तु से क्या बनाता है, और हमें क्या चाहिए, वस्तु से छोटा ही चाहिए। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, इन दोनों नहीं हो सकता है, ना ही अवतल दर्पण हो सकता है, समतल दर्पण। सिर्फ इस क्वेश्चन में आभासी पूछता तो आंसर तीनों होता, लेकिन हमें सिर्फ आभासी नहीं पूछा है, हमें यह पूछा गया कि आभासी के साथ साथ छोटा भी होना चाहिए, तो छोटा होने के लिए हमें कौन सा दर्पण लेना पड़ेगा, उत्तल दर्पण लेना। आगे चलो, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन का आंसर देखिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिलती, यानी निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु, मतलब क्या, एक बिंदु से समानांतर किरण पुंज मिलती, एक बिंदु से समानांतर, तो देखिए समानांतर किरण पुंज आपको चाहिए,
आपको लेना पड़ेगा क्या, अवतल दर्पण। समानांतर किरण पुंज चाहिए, आपको लेना पड़ेगा अवतल दर्पण। समानांतर किरण पुंज चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा अवतल दर्पण। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ समझिए। प्रकार से हमारे प्रकार से हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। यहाँ बीच में एक होता है फोकस, ये ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी एफ और एफ। आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि जितने सारे फोकस से प्रतिबिंब फोकस से होकर दर्पण पे पड़ते हैं किरण, उस सभी के सभी क्या हो जाते हैं, ये समानांतर प्रकार से। और नीचे भी इसी पर फिगर को देखिए, आपको नहीं दिख रहा है कि समानांतर किरण पुंज क्या है, ये दोनों के दोनों समानांतर किरण। ऐसी समानांतर किरण पुंज किससे मिलती है, तो अवतल दर्पण से मिलती है। समानांतर किरण पुंज किनसे मिलती है, तो अवतल दर्पण से सिर्फ मिलती है, उत्तल दर्पण से नहीं मिलती। आगे चलो, आगे कहां पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनता है। देखो तो इसका 3-4 स्थिति होता है, बहुत सारे स्थिति होता है, कहाँ कहाँ रखेंगे कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं रखेंगे तो कहाँ। देखो फोकस पर प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, फोकस पे। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनाने के लिए पहली बात, वस्तु को रखना पड़ेगा अनंत। वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, वस्तु को अनंत पे रखना पड़ेगा। उसकी बात देखो, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लास्ट वाला अनंत। लेकिन यहाँ एक चीज और जानो कि जो अनंत पर रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और साथ ही साथ वास्तविक बनता है तो उल्टा होगा, उल्टा। दूसरी बात, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से क्या होता है, बहुत छोटा बनता है, इसको आप ध्यान रखें। हमारा अनंत हो गया। आगे है, आगे बोला गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी हम समझना चाह रहा है अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर एफ हो तो ये वक्रता त्रिज्या आर की एफ बराबर आर बाई, यानी वक्रता त्रिज्या आधी होगी और हमारा आधी। क्या इसी को एक और रिलेशन में लिखता है, आर बराबर, आर बराबर ऊपर वाला ही है, आर बराबर 2 तो हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। पहला तो स्टेटमेंट क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या दूसरा स्टेटमेंट को इस प्रकार से भी बोल सकता है कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये परीक्षा में पूछा भी गया, सिद्ध करने के लिए प्रूव करें। आगे जब अति लघु या लघुत्तरीय कराऊंगा उसमें आएगा तो मैं प्रूव कराऊंगा। आगे बढ़ता हूँ, आगे जो हमारा है 10 नंबर, 10 नंबर, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी अवतल दर्पण में तो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच अगर रख दी जाए तो प्रतिबिंब। आंसर है पता तो आप कमेंट कर देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच हो तो इसकी प्रतिबिंब दर्पण के, दर्पण के हालांकि हमें स्थिति नहीं पूछा है, बीच हो तो प्रतिबिंब होगा, वास्तविक आभासी के टर्म में पूछा। हालांकि मैं सब बता देता हूँ, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दर्पण के
पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। बात ये जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण आभासी आभासी जब प्रतिबिंब हो गया तो सीधा होगा। और अभी नवीन बताया कि अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो कैसा होता है? वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से कैसा होता है? बड़ा होता है। यानी आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। आभासी को ही काल्पनिक, देखो यहाँ ऑप्शन आभासी और बड़ा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आभासी और बड़ा। आगे चलिए, आगे 11 नंबर देखिए। 11 नंबर कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। आवर्धित का मतलब बड़ा। अभी नहीं, पहले क्वेश्चन करके हैं। आभासी होना, सीधा होना चाहिए, वो तो लाजमी से कोई प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धित यानी बड़ा होनी चाहिए। तब वस्तु कहाँ होना चाहिए? अभिन्न। अभिन्न देखो, वस्तु फोकस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होना। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभास। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभास। ठीक है। यहाँ मोटर चालक के सामने लगा होता है। कि मोटर चालक के सामने क्या लगा होता है? मोटर चालक जो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, वाहन ड्राइवर, साइड में आप दृश्य देखने के लिए, यानी साइड में दृश्य देखने के दर्पण लगा होता है, साइड मिरर का। साइड मिरर हिंदी में लिख कर आता है साइड मिरर, ध्यान में रखिए। हिंदी साइड, साइड मिरर के रूप में आपको पता होगा किस दर्पण का करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग। साइड मिरर के रूप में दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण चालक के सामने क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा। आगे आगे बोलता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का, देखिए टाइप के क्वेश्चन पहले ही बताए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी। दर्पण चाहे कोई भी हो, आभासी जब प्रतिबिंब 100% आभासी होगा। दूसरा ये वस्तु से छोटा में बताए कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो काल्पनिक उत्तर तो हो ही नहीं, काल्पनिक क्या होगा? काल्पनिक। तो बाकी ये नहीं, काल्पनिक सीधा होगा आंसर। आगे चलिए, आगे हमारा जो क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है वो आभासी। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो 100% प्रतिबिंब, कहने की जरूरत नहीं है कि प्रतिबिंब आभासी है। यानी अवतल, क्या अवतल दर्पण बोल दिया? उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। आगे दाढ़ी बनाने के दर्पण का उपयोग। देखिए दाढ़ी बनाने हम अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है एक दर्पण से इस दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण होगा। फिर से पढ़िए, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सीधा प्रतिबिंब बना, वस्तु कहीं भी रखी सीधा प्रतिबिंब तो कैसा होगा? आभासी। आप हमें बताइए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा आभासी चाहिए, किसी भी दूरी पर रखे यानी प्रतिबिंब। देखिए कोई भी दूरी पर या सभी कंडीशन आभासी प्रतिबिंब बनाने की मात्र दो, अवतल दर्पण बनाता है प्रतिबिंब, लेकिन उसी कंडीशन हर दूरी के लिए अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जो हमारा समतल दर्पण और एक बचा उत्तल दर्पण, ये दोनों के हर स्थिति आभासी प्रतिबिंब। लेकिन जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये हर स्थिति प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? समतल अथवा उत्तल दर्पण लेंगे वस्तु की स्थिति के लिए
आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा। आगे चलिए, बोला गया है कि संबंध F बराबर R/2, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। किसके लिए सत्य है? बोला है, देखिए ये जो है गोलीय दर्पण के लिए सत्य है। गोलीय दर्पण में आते कौन? गोलीय दर्पण में आता है अवतल, अवतल, और दूसरा आता है उत्तल। यानी F बराबर R/2 होता है, वो उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सही है। ऑप्शन हमारा ये वाला सही है, उत्तल अथवा अवतल दोनों प्रकार। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, देखिए इसको कहिएगा तो मैं बड़ा कर दूंगा ताकि आपको कर दिखाई। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है चित्र में सही आरेख दिखाई। चित्र में क्या दिखाइए? सही आरेख। आप ये देख रहे थे समतल दर्पण। समतल दर्पण में जब कोई लंबवत किरण पड़ता है तो मुड़ता नहीं है, वो उसी पथ पे वापस लौटता है। तो गलत है। दूसरा आप देखेंगे तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है तो ये फोकस से परावर्तित इस प्रकार से हो, ये भी गलत है। यहाँ देखिए ये क्या है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य अक्ष के वस्तु पर किरण फोकस के, जब अवतल दर्पण में किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो फोकस से गुजरता है, ना केंद्र से। बच्चा लास्ट यही सही। जब भी अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे आपतित होता है तो परावर्तन के बाद वो उसी पथ पे लौट जाता है। ऑप्शन हमारा जो सही लास्ट वाला घ ऑप्शन। आगे चलिए, आगे बढ़ रहा है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन m का मान ऋणात्मक। आवर्धन m का मान क्या है? ऋणात्मक। का अर्थ क्या? आवर्धन m का मान ऋणात्मक है। तो देखिए आवर्धन दो चीजें, फिर आज के बाद आपका डाउट। आवर्धन m का मान क्या क्या हो सकता है? अगर m का मान पॉजिटिव, या m का निगेटिव और पॉजिटिव को ही धनात्मक को धनात्मक, और जो इधर है तो हम लोग ऋणात्मक। जब ऋणात्मक आवर्धन होगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा तो उल्टा होगा, तो दो राय नहीं। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो गया तो उल्टा होगा। तीसरी चीज, जब आवर्धन के मान धनात्मक होगा तब प्रतिबिंब आभासी। जब प्रतिबिंब आभासी हो गया तो वो हर हाल में से आवर्धन m का ऋणात्मक मान से क्या पता चलता है कि वो प्रतिबिंब या तो वास्तविक है क्या है? ऑप्शन हमें उल्टा से करना है तो उल्टा सही। आगे बढ़िए, आगे देखिए ये लास्ट अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी भारतीय भवन बुक से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया है मात्र 19 ही दिया है। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्लास से कैसी लगी। कहीं डाउट होता है तो भी कमेंट कर दीजिए, या आगे इसको कंटिन्यू किया जाए। आगे जब भी क्लास होगी, जब भी क्या होगी, पर डे आपको क्लास मिलेगी, तो इसके आगे जो भी खाली स्थान है, गलत सही है, यानी जो भी क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन में क्लास के शुरू में ही आपको बता दिया हूँ। जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं लाइन बाय लाइन सोल्यूशन कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे रुकते हैं, फिर कल से आगे क्वेश्चन के देखें।